हाँ, काफ़ी दिनों से पूना के ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के बारे में सुनने में आ रहा है। सुनने में तो काफ़ी सालों से आ रहा है, तरह तरीके की बातें हैं। टुकड़ा टुकड़ा जब चीज़ें होती है और हम सतर्क नहीं होते हैं तो उसका अंत कहाँ जाके होगा, इसका हम परिणाम देख सकते हैं। ओशो ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि उबलते पानी में मेंढक को डालो, वो छलांग लगा के बाहर आ जाता है, लेकिन पानी को मेंढक को ठंडे पानी में डाल के धीरे धीरे गर्म करो, पानी उबल जाएगा, मेंढक मर जाएगा लेकिन छलांग नहीं मारेगा। ओशो के देह के जाने के बाद यही घटना ओशो के सारे काम के साथ हुई। धीरे 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 चीजों को किया गया। मेंढक मर गया अब, लेकिन उछल के बाहर नहीं आया, सिर के ऊपर निकल चुका पानी। कभी उनने स्वामी नाम हटाया, मां नाम हटाया, कभी उन्होंने ओशो की फोटो हटवाई, कभी उनने बुद्धा हॉल की ऑडिटोरियम पोडियम को तोड़ दिया, कभी उनने फिल्मी गाने वहां शुरू कर दिए गए, कभी वहां पे जो लोग थे अनूठे और प्यारे, जिनके जो जीवन भर ओशो के साथ रहे, उनको धीरे धीरे करके, अरे जिन पे ओशो ने 30 साल 40 साल काम किया, वो एक इन्वेस्टमेंट थी ओशो के मिशन के लिए और इस मानवता के लिए। तुमने सबको तितर बितर कर दिया, पता नहीं कहां खो गए। मुक्ता जिसने ये कोरेगांव पार्क का बंगला खरीद के दिया, वो ऑस्ट्रिया में जाके मरती है। राबिया जो जीवन भर ओशो के चरणों में बैठी रही, सबसे पहले पश्चिम से आने वाली लड़कियों में युवतियों में वो थी, वो कहीं न्यूयॉर्क में पड़ी है। सरदार गुरुदयाल सिंह जिसको ओशो ने इतना प्रेम दिया, वो जाके चंडीगढ़ में मरता है। और ऐसे एक दो उदाहरण नहीं है। स्नेह 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 चीजों को खत्म किया गया, हर तल पे खत्म किया गया। ओशो ने जो निर्माण करवाए वो सारे राउंड कराए, काव्यात्मक, मोड़ मोड़ मोड़, गोल गोल गोल, सब चीजों को तोड़ के कोने निकाल दिए। मैं 1000 चीजों की लिस्ट बना सकता हूं जिससे धीरे धीरे ओशो के मूल संदेश के ठीक विपरीत वो सारी चीजें वहां की गई, लेकिन कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला, क्योंकि वही कि भाई ठीक है, जिनको मलाई मिल रही थी वो क्यों बोलेंगे, और जो बाहर निकल रहे थे वो एक एक करके निकल रहे थे। वो कोई तो सही शिविर लेने लग गए, किसी ने अपना आश्रम बना लिया, किसी ने ये कर लिया वो कर लिया, हो जी हम तो ओशो का काम कर रहे हैं। आज तुम अगर सिर फोड़ते हो तो जिम्मेदारी सबकी है। 5 रुपए ओशो का प्रवेश शुल्क हुआ करता था, इसको 50 रुपए किया गया था। ओशो के काम की कमर टूटनी उस दिन से शुरू हुई थी और इस पे मुद्दे उठाए गए थे। एक पश्चिम के व्यक्ति ने रिसर्च करके बताया था, जो बाहर किया था, पश्चिम के लोगों की ऐसी होती है कि इस तरीके से ये जो आप पैसे बढ़ा रहे हो, इससे ओशो का नुकसान होगा। किसी ने सुना? किसी ने सुना? तो ऐसे में कई लंबी लिस्ट बना सकता हूं। समय समय पर लोगों ने जागृत करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। सभी अपने अपने में गाफिल रहे, विदेशी अपने घरों पे चले गए, भारतीय अपने घरों पे चले गए। अरे क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? किसी के अकेले की तो प्रॉपर्टी। ओशो ने क्या जीते जी कभी उस जगह को कहा कि मेरी जगह जी, मैं कहूंगा वो होगा? नहीं, ओशो ने हमेशा ना हम सबको उतना ही महत्व दिया। ओशो ने हमेशा ना महत्व दिया। इवन ओशो जैसा महामानव जो भी मिलते उनसे प्रवचन कैसे चल रहे हैं, कैसा लगा है सब कुछ। अरे उनको भी पता था, हमें भी पता था कि कोई क्या सलाह देगा उनको, लेकिन एक ढंग होता है लोगों को अपने साथ रखने का। मेरा हमेशा न से प्रश्न रहा कि ये जो कुछ लोग तय करते हैं निर्णय, ये क्या कभी किसी से पूछते हैं? अंदर से ऊपर से आदेश आ जाता है कि आगे से ऐसा होगा कि ओशो की किसी किताब में ओशो की फोटो नहीं छपी होगी। अरे भाई हमसे बात तो कर लो ना भाई। बहुत लोग हैं जिनने जीवन भर किताबों पे खर्च किए, जिनने किताबों को देखा है, जिनको पाठकों, ओशो के पाठकों का पता है। नहीं साहब, कोई नहीं सुनना, उनको जो करना है करना है। फोकट के तर्क होते हैं उनके। चलो मैं मानता हूं कि वो हर बात में सच है, इसमें कहीं कोई गुनाह नहीं है, चलो ये भी मान लेते हैं। तो कम से कम बात तो कर लो यार। कोई विपरीत विचार रखता है तो उससे बात करने में जाता क्या है? जाता क्या है? हो सकता है तुम अपने बात से उसे बता दो, यार देखो ऐसा नहीं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं।
क्या जीवन भर ओशो ने कभी बाहर के लोगों, बिगिनिंग से जब 4 लोग भी उसके ओशो के आसपास रहे होंगे तो ओशो ने अपना काम अपने लोगों से ही करवाया। सारे लोगों को बाहर निकाल निकाल के तुम 100-150 को लोगों को भर दिया। क्या ये प्रैक्टिकल डिसीजन है? एक सन्यासी अपनी जेब से पैसे खर्च करके वहां पे काम कर रहा है, तुम उसे निकाल देते हो और लाखों करोड़ों रुपए देके तुम बाहर के लोगों को रखते हो जिनका उस जगह से कुछ लेना ना देना, थूकते उस जगह पे। वो उनका क्या लेना देना है कि ओशो से और ओशो के वर्ग से? सिर्फ ऐसा नहीं है, आर्थिक हर तल पे नुकसान होता है, हर तल पे नुकसान होता है। जिधर जाओ उधर वो बाहर के लोग बैठे हैं जिनका कुछ भी लेना देना नहीं। अरे इस तरीके के बाहर के लोगों के तो हर होटल, हर रिजॉर्ट, हर आश्रम, हर जगह जाओ तुम मिल जाते हैं। क्या फर्क आया? एक बार एक अमेरिकी युवक ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी। जब प्लाजा में वो अपना कप छोड़ के जाने लगा तो मैंने कहा अरे कि भाई यार ये कप उठा के उधर रखना होता है। तो उसने मेरे से बहुत प्यार से और बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा था जिसका आज भी मेरे पास में जवाब नहीं है। बोले कि हम अपने गांव से या अपने शहर से, अपने देश से सुन के आते हैं कि रिजॉर्ट है, तो हम एक मानसिकता बना के आते हैं कि रिजॉर्ट होगा, हमें रिजॉर्ट जैसी सर्विस मिलेगी। और यहाँ आते हैं, तुम लोगों को जो लेना होता है उसमें तो तुम रिजॉर्ट कह देते हो, और जो तुम देना होता है तो तुम कहते हो ये आश्रम है। तो ये आश्रम है कि रिजॉर्ट है? अगर ये आश्रम है मैं कॉपी के कप को धो के भी रखूंगा, लेकिन रिजॉर्ट है तो नहीं रखूंगा। रखो तुम लोग, तुम्हारा रिजॉर्ट है, सर्विस दो हमें। ये ऐसी एक उदाहरण है, हर चीज में ऐसा हुआ है। तुम लोगों ने इवन ध्यान करवाने के लिए ऐसे लोगों को रख दिया जो जिनका कुछ भी उन्होंने खुद ने कभी ध्यान नहीं किया। आज भी इतनी दादागिरियां करो कि बाहर कोई काम करता है उसके 1000 तुम क्वेश्चन पूछते रहते हो, तुमने ये किया कि नहीं किया, तुमने वो किया कि नहीं किया। और उनके जो चमचे हैं, मैं लिस्ट बना सकता हूं उन सब की, जो तो मनमानी कर रहे हैं, वो लोगों का शोषण कर रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन और जूम लाइन और ये लाइन, वहां तो तुम कोई नहीं बोलते। वाह भाई वाह, गजब का तुमने ओशो का काम चलाया भाई, गजब का काम चलाया तुमने। मैं जो काम करता था ओशो रिजॉर्ट में, मुझे क्या मिल रहा था? एक फुटपाथ और कमरा। कितना खर्च हो जाता था आश्रम का उस पर? 5000 रुपए महीने का, 10,000 रुपए का। मेरे को निकाल के जिस व्यक्ति को, मराठी एक व्यक्ति को बाहर कर रखा, 1 लाख रुपए उसकी तनख्वाह है। क्या प्रैक्टिकल है? कितने लोगों को मैं जानता हूं, जिनके नाम बता सकता हूं, जो इवन अपना स्टिकर खरीद के आश्रम में काम करते थे सालों सालों से, उन सबको निकाल दिया गया, उन सबको निकाल दिया गया। और हर जगह के पैसे के लिए उन लोगों को लेके आ गए। क्या वो ओशो की जगह दिखती है? क्या वो एक धार्मिक जगह दिखती है? मैंने अपने जीवन काल में कभी भी इस तरफ चारों तरफ सिगरेट पीते लोगों को नहीं देखा, दारू पीते नहीं देखा। होता था ये सब, मैं किसी ना दारू का विरोधी हूं ना कोई सिगरेट का विरोधी हूं, लेकिन उसके ओशो ने हमेशा ना ढंग बनाए थे। एक तरफ उनको बनाया था, दरवाजे के बाहर बनाया था, तुम ठीक डर बीच में लेके आ गए। जब देखो सिगरेटें फूंक रहे लोग, फुहड़ फिल्मी गाने बुद्धाल में बज रहे, शीला की जवानी। क्या ये एक धार्मिक जगह पे होता है? धार्मिक क्या, किसी 2 कौड़ी की बार में भी ये सब नहीं होता है, बार में भी नहीं होता है। लेकिन धीरे 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 झाड़ दिया गया ओशो के काम को, हर तल पे मारा गया। आज वो जगह बिकने का और न बिकने से कुछ नहीं होगा, ओशो के पूरे काम का सत्यानाश मारा गया है। जो मैगजीन वहां से चलती थी, ओशो ने अपने हाथ से लिख के मैगजीन चलाई थी। ओशो को इतनी मैगजीन, हर इशू ओशो एक एक पन्ना देखते थे। एक बार मुझे आज भी याद है, जब ओशो की सचिव बता रही थी कि जब मैगजीन इशू आता था और ओशो के पास जाते थे, तो अगर कोई जरूरी बात पूछनी होती तो मैगजीन को छुपा लेते थे कि पहले बात कर लें, उसके बाद में ओशो को अब मैगजीन दिखाएंगे। और अगर ओशो को पता चल गई कह रहे मैगजीन छुपा रहे हैं, तो वो बात को पीछे रहेंगे, बोले पहले मैगजीन दिखाओ, फिर एक एक बार इस पे फोटो कैसा छपा, देखो इसमें ये कैसा हुआ। उस मैगजीन को तुमने बंद कर दिया। सालों तो उस मैगजीन के साथ मैं काम करता हूं। एक 80 पेज आपको हर मैगजीन हर महीने मिलते हैं अपनी जगह को प्रमोट करने के लिए। क्यों बंद कर दिया गया? तुम्हारी जो नए प्रकाशन आ रहे हैं, तुम्हारी जो नई सीढ़ियां बन रही है, तुम्हारे यहाँ जो ग्रुप्स होने वाले हैं, तुम्हारे यहाँ जो उत्सव होने वाले हैं, 1000 तरीके की चीजें, उस मैगजीन को तुम बंद करके बैठ गए। और एंड ऑफ द ईयर हर साल लाखों रुपए कमा के दे रही थी वो मैगजीन, जबकि फाइनेंस ने उस मैगजीन के ऊपर ये सब तय किए थे कि उसका उस बिल्डिंग में जहां हम लोग बैठते हैं उसका किराया कितना होता है, उसके पानी का खर्चा कितना होता है, ये सब जोड़ के, जो हमारे जो कंप्यूटर काम करते हैं उनका डिप्रिसिएशन कितना होता है, वो सारे जोड़ने के बावजूद हम फायदा करके दे रहे थे, और फायदा बहुत बड़ा हो रहा था।
लोग जुड़े थे, पूरा देश जुड़ा था। मैगजीन को बंद कर दिया गया। आज तक मुझे पता नहीं चला कि वो मैगजीन को क्यों बंद कर दिया गया भाई, क्यों बंद कर दिया गया? कोई रीजन ही नहीं है। क्योंकि कुछ लोग जो वहां काम कर रहे थे, तुम्हें उन लोगों को निकालना था। उन लोगों को निकालना इतना जरूरी हो गया था कि उसके लिए मैगजीन तक बंद कर दी गई। वर्दा जो जापान से आती है, जो शायद गिने चुने डिजाइनर्स में होती है, आज कोरेगांव पार्क की गलियों में घूमती मिलती है। वो अपने आखिरी उम्र के समय में कितने लोगों को तबाह किया है, जिनने अपनी जिंदगियां दी। मेरी भी आज 64 वर्ष उम्र है। जिस जगह को हमने छोटे से होके दौड़ दौड़ के जाके जो भी हमसे बना दिया, और मेरे से लाखों करोड़ों लोगों ने दिया, उनका वो आश्रय स्थल भी नहीं बन सका। बाहर के मराठी लोगों को तुमने, या बाहर के जो विजाती लोग हैं, उनको तुम मिला के बैठा दे, और हम लोग सब दर दर के भिखारी हो गए। दर दर के भिखारी, मैं सच कह रहा हूं। जिस जगह पे हम काम करते थे उस जगह से हमें निकाल दिया गया। वहां बाहर के व्यक्ति को, और मैंने और भी चीजें बताई थी उस वक्त, मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि एक व्यक्ति घर का काम करता तो 10 तरीके से वो चीजों को अच्छे कीमत पे, मैं कितने लोगों से लड़ता था, चीजें बनती थी तो कि तुम इतना पैसा ज्यादा क्यों ले रहे हो, कम करो, ये वो। मुझे फाइनेंस से कहा गया था कि तेरे काम करने के बाद में बहुत बड़ा फर्क आया है। और मुझे पता है कि बाद में क्या हुआ। जो व्यक्ति आया था वो M80 पे आया था, जो बजाज की सबसे छोटी गाड़ी होती है, वो होंडा में घूम रहा है। कहां से आ गया इतना पैसा? लेकिन कोई नहीं बोलता। आप तर्क ले आते हो, जी कोरोना हो गया। अरे कोरोना के पहले कौन से तुम बहुत बड़े माल कर रहे थे यार? शर्म भी आती है। 2000 रुपए विदेशियों का प्रवेश शुल्क, 1200 रुपए इंडियंस का प्रवेश शुल्क, 250 रुपए का एक छोटा सा प्याला सब्जी का। प्रैक्टिकल है। मुझे बता दो, ओशो के जीवन काल में कभी क्या उनने खाने को महंगा होने दिया? और भारतीयों के खाने को तो लगभग उनने फ्री रखा। मैं गवाह हूं। जब भी वहां जाओ, आपको कोई भिखारी की तरह मांगना नहीं पड़ता है, स्वतः आपको दिया जाता है, और सम्मान से दिया जाता है। ये क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो ये सब चीजों को? और होते कौन हो तुम 4 लोग बैठ के तय करने वाले? होते कौन हो? तर्क तो तुम किसी चीज को ले आते हो। मैं नहीं कहता कि आश्रम को कोई या रिजॉर्ट को कोई फर्क पड़ा कोरोना से। अगर सालों से 30 साल से उस जगह को ठीक से मेंटेन किया होता, आज वो जगह इतनी होती कि हम कोरोना काल में ओशो के जो लोग थोड़े बहुत परेशान हो रहे हैं, जो कहीं भी भारत में दुनिया में, हम उनको भी सहयोग कर पाते। पूरा कोरेगांव पार्क ओशो ने खरीदने की बोला था। और क्या ये संभव नहीं था? हर सन्यासी वहां पे फ्लैट खरीद रहा था। हजारों फ्लैट हमारे होते, कोरेगांव पार्क हमारा होता। जिधर जाओ उधर सन्यासी होते। अरे जिनके घर हैं वो बेच बेच के बेचारे घर चले गए। मेरा भी घर है पूना के अंदर, लेकिन आज मैं बैठा हूं राजस्थान के अंदर। और 2 कौड़ी के 3-4 लोग वहां पे इतनी गुंडागिर्दी करते हैं कि तुम्हें बोलने नहीं देते। उनकी गुलामी तुम्हें करनी पड़ती है, क्योंकि तुम 1 मिनट में बैन कर दिए जाओगे, और तुम्हारे पास में कोई जवाब देने के लिए वो नहीं होगा कि क्यों तुम्हें बैन कर दिया गया, कोई भी रीजन। और जो उनके चमचे होते हैं, गुंडे होते हैं, चोरियां करते हैं, मैं एक लंबी लिस्ट बना सकता हूं। उनको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वहां के जो 2-3-4 लोग हैं वो उनके चमचा होते हैं। मैंने चोरियां बताई हुई वहां पे जाके, मेरी मीटिंग में हो गई, लेकिन उन चोरों को रखा गया। लाखों करोड़ों रुपए की वहां पे चोरियां हो गई, और उन चोरियों को करवाया इन हरामियों ने, जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं सुरक्षा के नाम पे, और इसके नाम पे और उसके नाम पे। बर्बाद कर दिया पूरी जगह को यार, अपनी छोटी छोटी और बहुत ही गंदी वासनाओं को पूरा करने के लिए। शक्ति के मजे ले रहे थे 2 कौड़ी के अनपढ़ लोग। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार, हैं? ओशो ने कहा था कि ये अभी समय बहुत खतरनाक समय है। पूरी मानवता, पूरी प्रिय पृथ्वी, जीवंत ग्रह असुरक्षा में आया हुआ है, जोखिम में आया हुआ है। ये व्यक्तिगत बुद्धत्व का सवाल नहीं है, इस मानवता को और इस पृथ्वी ग्रह को बचाने की बात है। मिल के वहां पे हमें एक चीज को बनाना था, बिगाड़ के रख दी ऐसे जोखिम भरे समय में भी। जगह तो चलो ठीक है, हर तल पर आज ओशो का ऑनलाइन तुम कुछ ढूंढ के देख लो, जी तो देखो उधर बंद। अरे क्या फर्क पड़ता है? ओशो को कोई सुनता है तो क्या? ओशो की किताबों से तुम्हें पैसे कमाने हैं क्या? तो फिर ओशो ने जीते जी ओशो को अपनी किताबों को लागत कास्ट प्राइस पे क्यों देने की बात करी थी? जब रूस में उनसे बताया गया कि वहां पर एग्जीबिशन लगती है और लोग वहां पे आके उठा लेते हैं, क्यों इतना पैसा नहीं होता है, तो ओशो ने कहा तुम नजरें घुमा लिया करो जब कोई उस किताब को उठाए।
उस परम दयालु की जगह पे तुम पैसों के लिए हड्डियां चूस रहे हो ओशो के उन भावुक सन्यासियों का जिन्हें अपनी जिंदगियां दे दी उस जगह के लिए। तितर बितर हो गए, दुख होता है मुझे, तितर बितर हो गए। क्यों उन सभी लोगों को वहां नहीं होना चाहिए? कमियां और बुराइयां तो सब में होती है, मैं मानता हूं। तो जो यहां पे बैठे हैं 4-5, उनमें कोई कमियां नहीं है क्या? अगर कमियां ही कारण है किसी को बाहर निकालने का, तो तुमने कौन सा ठेका लिया हुआ है? मैं उनके भी काम बता दूं, उनने भी क्या कह सब देखा मैंने। वाह भाई, तुम्हारे हाथ में पावर है। जो वहां का व्यक्ति बड़ा पावरफुल बनता है, मां बहन की गालियां देने में मुझे शर्म नहीं आती है। मैंने मेरी आंखों से मुक्ता को उसके ऑफिस में बैठे देखा 500 रुपए के फुटपाथ के लिए, और वो दरिंदा देख तक नहीं रहा था उसकी तरफ, जिस महिला ने हम सब कोई नहीं थे तब बंगला खरीद के दिया था ओशो को। बेचारी उसको वाइन पीने का शौक था रोजाना, तो वो सोडा थोड़ा सा लेके धीरे धीरे सोडा पीती थी, और अंत में तो उसको निकाल के फेंक दिया। और ऐसे एक दो नहीं, कई उदाहरण है। बहुत 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 हिंसा की इन लोगों ने। इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ। सवाल सिर्फ उस जगह को बिकने का नहीं है या पूरी जगह बिक जाने का नहीं है। सवाल ओशो के पूरे काम का सत्यानाश मारने का है, ओशो के पूरे संदेश के ऊपर जहर फैलने का है। इतने असहाय और कमजोर कैसे हो गए ओशो के सन्यासी? जब शीला रजनीशपुरम में सब कुछ कर रही थी और जब ओशो बोले, तो क्या उन्होंने सार्वजनिक जीवन में ये बात नहीं बोली थी कि तुम लोग सब शीला की बदतमीजी बर्दाश्त क्यों कर रहे थे? तुम मेरे से क्या सीखे? फिर गलत को गलत कहने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं कहना चाहिए? और किसी को क्यों नहीं सुनना चाहिए? मैं भी पूरे जीवन ओशो के साथ रहा हूं, ओशो के देह में रहते, मैं ऐसा ही हूं बवाली। क्या मुझे कभी किसी ने कुछ कहा? यहां बाद में तो ठीक गुलामी थी। मैं तो कहता था कि हम बंधुआ मजदूर हैं यहां पे, साहब लोगों की जय जयकार करो। वो एले से एक सज्जन आ जाते हैं, अरे भाई 20 साल 30 साल पहले तुम आते ना ओशो के पास में, तब तो तुम अमेरिका गए, हम नहीं गए अमेरिका। हमारे जैसा लाखों नहीं गए। उस वक्त हम भी जा सकते थे। मैंने 1980 में एमकॉम कर लिया था, मैं क्या एमफिल किया, मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान था। नहीं गए हम। और अब वो वहां पे अमेरिका से अब आके इन 4-5 लोगों में, हे हाउ आर यू डूइंग, तेरे गुलाम है क्या? कि मालिक साहब आगे जो पूछ रहे हैं, भाई मेरे राज्य में तुम खुश तो हो ना? हरामीपन का कोई कमी, कोई एक वो होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, नहीं, लेकिन ये तो मिल बैठ के हमें तय करना पड़ेगा ना। मिल बैठ के चीजों को चलाना होगा, मिल बैठ के करना होगा। क्यों नहीं करें हम प्रेम? हम ही आपस में प्रेम से नहीं रह पा रहे हैं, तो किसी से हम क्या अपेक्षा करेंगे वो प्रेम से रहेंगे? हम ही ध्यान नहीं कर रहे तो दूसरों को कैसे कहेंगे कि ध्यान करो? एक व्यक्ति मिस्टिक रोज अगर वहां करे तो लाखों रुपए उसके खर्च हो जाए। कितने लोगों के पास में इतना पैसा होता है? और ओशो ने कहा कि विपश्यना के बाद में मानवता को मेरी बड़ी से बड़ी भेंट है। आज उस ग्रुप को करना मुश्किल हो गया लोगों का। कैसे करे कोई जाके? 1-2 लाख रुपए कहां से लाए? मैंने कई महीनों तक वहां पे सक्रिय ध्यान किया है। आज अगर सक्रिय ध्यान करना हो मान लो तो 1200 रुपए रोज का दूंगा। कुछ तो प्रैक्टिकल बनो यार, कुछ तो चीजों को देखो यार। ऐसा क्या कर रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो? और इस बात को मेरी पीड़ा देखिए। अब तुम्हें मुझे मारना है, बैन करना है, मैं तो इसे भी 5 साल से नहीं आया, नहीं मुझे पता है कि मैं कभी भी नहीं आऊंगा। जो तुम्हें करना है मार डालना, मैं ठीक है ना भाई, ठीक है, जी लिए, बहुत जी लिए। वैसे ही मेरी उम्र 64 साल हो गई है, वो कुछ साल और जीऊं की नहीं जीऊं से क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन सत्य तो कहना पड़ेगा, सत्य तो कहना पड़ेगा। अब बहुत 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 लेट हो चुके हैं हम, बहुत लेट हो चुके हैं हम, बहुत लेट हो चुके हैं हम। सबको बोलना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा। बात सिर्फ उस जगह की नहीं है, बात पूरे ओशो के काम के सत्यानाश करने की है।